हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वैदिक पाठशाला के इस नए वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अपना कृषि रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द्रव्यों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो द्रव्य होता है उसको किस आधार पे कितने वर्गों में और किस स्वरूप में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने आपको सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब केमिस्ट्री को, ताकि अब केमिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा। और केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे द्रव्यों का वर्गीकरण। पहला चैप्टर क्या है? द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, द्रव्यों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम लोग का यही है। जो चैप्टर है पार्ट 1 है वो द्रव्यों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या होते हैं और द्रव्य को किस स्वरूप में कितने रूपों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम आपको शुरू करने जा रहे हैं कि द्रव्य क्या है। सबसे पहला टॉपिक आएगा कि द्रव्य क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या आएगा कि द्रव्य क्या है। सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि द्रव्य क्या है। द्रव तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की प्रॉफिट मिल सकेगा। तो हम शुरू करते हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि हमारा द्रव्य क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है कि द्रव्य क्या है हमारा। द्रव्य, ठीक है, द्रव्य क्या है। इसको हम लोग पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ भी बोलेंगे। पदार्थ, द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। मैटर। अब द्रव्य क्या होता है? जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं या जो भी हमको चीज़ें दिखती हैं वो सब द्रव्य की बनी हुई होती हैं, वो सब पदार्थ की बनी हुई वस्तुएं होती हैं। अगर अपने चारों ओर की वस्तुओं को लेने के साथ साथ अगर हम पूरे इस ब्रह्मांड की बात करें, पूरे इस ब्रह्मांड की बात करें तो पूरी की पूरी ब्रह्मांड हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पूरी की पूरी ब्रह्मांड कितने चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जिसमें से द्रव्य का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पूरी की पूरी हमारी ब्रह्मांड बनी है। उसमें पहला टॉपिक क्या है कि हमारा द्रव्य है, जो दो चीज़ों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना है, वो द्रव्य और ऊर्जा है। तो इसमें से द्रव्य को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो द्रव्य होता क्या है? द्रव्य होता क्या है? तो द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसको अनुभव किया जा सकता है, वही द्रव्य कहलाता है। जो स्थान को घेरेगा और जो अनुभव करा सके कि हाँ हम हैं, वही हमारा द्रव्य है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है? ये बताता है कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा अपना, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा ना, कुछ ना कुछ स्थान को घेरेगा। तो ये क्या है? ये द्रव्य है, पदार्थ है। और ये अनुभव कराएगा ना कि हाँ ये मार्कर है, हम इसको टच करेंगे, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ना, तो बता सकता है ना कि क्या है। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा अनुभव कराता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो उसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वह, क्या लिखेंगे? वह पदार्थ, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा अनुभव कराता है, उसे द्रव्य कहते हैं। वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा अनुभव कराता है, उसे द्रव्य कहते हैं। जो पदार्थ क्या होगा? आपका स्थान लेगा और अनुभव कराएगा कि हमें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं।
पदार्थ की बात होगी। अब पदार्थ के दो गुण होते हैं, पदार्थ के दो गुण होते हैं। जैसे ब्रह्मांड के दो गुणों से मिलकर बना था, द्रव और ऊर्जा, वैसे ही द्रव्य जो होता है, पदार्थ जो होता है, उसके दो गुण होते हैं, एक कण का होता है, एक तरंग का होता है। तो उसकी स्थिति के आधार पर उसको द्विक कण कहा गया है, पदार्थ को द्विक कण कहा गया है, क्योंकि कण और तरंग दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो जो पदार्थ है, उस पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, उनके गुणों के आधार पर दो हिस्सों में पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, पदार्थ को कितने हिस्सों में बोलते ना, ताकि हमको याद, आपको क्या हो, रिपीटेड होता रहेगी, याद होती रहेगी कि बातें क्या होती है, कि पदार्थ दो हिस्सों में बांटा गया है उनके गुणों के आधार पे। तो पहला आता है, पहला टॉपिक क्या आएगा, पहला आपका टॉपिक क्या आएगा, पहला टॉपिक ये आता है कि भौतिक पदार्थ। पहला आता है भौतिक पदार्थ, भौतिक पदार्थ, पहला आता है भौतिक पदार्थ। पहला क्या आता है, भौतिक पदार्थ। दूसरा आता है रासायनिक पदार्थ, दूसरा आता है रासायनिक पदार्थ, दूसरा आता है रासायनिक पदार्थ। इसको फिजिकली मैटर कहते हैं, इसको केमिकली मैटर कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक पदार्थ को। तो भौतिक पदार्थ को क्या 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 है, इनके अंतराण्विक बलों और इनके जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पे इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में, 10th के जो हम लोग पढ़े हैं 9th के क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो द्रव होता है वो तीन हिस्सों में बटा होता है। तो यही बताया है कि भौतिक पदार्थ के हिस्सों में बांटा गया। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि अंतराण्विक बल और कण के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, अंतराण्विक, आणविक, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कण। और दूसरी स्थिति किस आधार पर बांटी गई है, कण के आधार पे, कण के आधार पे इसको दो हिस्सों में, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया। अब वो तीन हिस्सा कौन कौन सा है, तीन हिस्सा कौन कौन सा है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि तीन हिस्से इनके कौन कौन से हैं। पहला आता है आपका ठोस, पहला क्या आ जाएगा, ठोस। दूसरा आपका आएगा द्रव और तीसरा आएगा आपका गैस। ये द्रव और ये द्रव्य में अंतर है, ये द्रव है, एक द्रव्य है। द्रव मतलब होता है पानी का स्वरूप और द्रव्य मतलब होता है कि ठोस का कोई भी स्वरूप, ठीक है। तो इसीलिए इस द्रव मतलब पानी होता है, इस द्रव्य मतलब कोई पदार्थ होता है, इस द्रव का मतलब पानी होता है। ये द्रव है, ये द्रव्य है, थोड़े से एक पॉइंट, एक अक्षर, एक लेटर का अंतर है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। ठोस जो होता है, इसका एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कुर्सी, इसका एग्जाम्पल कुर्सी, इसका पानी और फिर इसका हम ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन। ये एग्जाम्पल है किसके, ये हमारा ऑक्सीजन गैस का है, ये द्रव का है और ये कुर्सी हमारा ठोस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा है कि जो हमारा पदार्थ है उसके गुणों के आधार पे दो हिस्सों में बांटा गया, भौतिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। फिर भौतिक पदार्थ को उनके अंतराण्विक बल और कण के आधार पे तीन हिस्सों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस होता है उसका जो कण होता है वो कैसे होता है, और अंतराण्विक बल क्या होता है कि जो दो कण होते हैं, जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठोस के, ये मॉलिक्यूल्स हो गए कण, तो इनके बीच में जो ये बांधने का काम करेगा ना, तो ये बीच वाला ही कहलाता है अंतराण्विक बल, ये बीच वाला ही कहलाएगा अंतराण्विक बल, जो इन दोनों को आपस में बांधने का काम करेगा। तो ठोस के साथ कैसा होगा, द्रव के साथ कैसा होगा और गैस के साथ कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये होता कैसा है, इनके अणु का संरचना। तो सबसे पहले ठोस का देखेंगे। तो ठोस में संरचना कैसी होती है, तो ठोस की संरचना कुछ ऐसे पाई जाएगी, एकदम पास पास पाई जाएगी संरचना। जो इनके अणु होंगे और इनके बीच अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, अंतराण्विक बल मजबूत होता है और इनके अणु की संरचना ऐसी पाई जाएगी। और द्रव में इसके अणु की संरचना कुछ ऐसी पाई जाएगी, द्रव के अणु की संरचना कुछ ऐसे पाई जाएगी।
थोड़ा दूरी पे, और इनके अंदर अंतराणविक बल जो होगा वो कमजोर होगा। किसके अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा इसमें कम पाई जाएगी। किसमें? द्रव में। किसकी मात्रा? अंतराणविक बलों की मात्रा कम पाई जाएगी। इसके बाद से बात आती है गैस की। तो गैस क्या होता है? तो गैस को देखेंगे कि जो गैस होता है, गैस के जो अणु होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, एकदम दूरी दूरी पे होंगे, एकदम दूर दूर होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जो अंतराणविक कण है, बल है, वो सबसे मजबूत ठोस में है, उससे कमजोर द्रव में है, और सबसे कमजोर गैस में है। तो ये तीनों स्थिति क्या होगा? उनके अणुओं की संरचना हो गई कि कैसी कैसी संरचना होती है ठोस, द्रव और गैस में। अब बात ये आती है आकार की। अब बात आता है आकार की। बात आता है आकार की। इनका आकार कैसा होगा और इनका आकार कैसा होगा? अब आकार की बात आ गई। ठोस का जो आकार होगा वो निश्चित होगा। ठोस का आकार निश्चित। ठोस का आकार कैसा होगा? निश्चित। द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित। 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 और गैस का आकार भी अनिश्चित। 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 अब जो ठोस है उसका आकार निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो अंतराणविक बल होता है वो एकदम प्रबल होता है। ये इनके अणुओं को इधर उधर जाने नहीं देते, एकदम मजबूती के साथ पकड़ता है। देख रहे हैं ना, इसमें जगह ही नहीं है कि इधर उधर जाएगा नहीं। तो इसीलिए आकार जो होता है एकदम फिक्स होता है। इनके अंतराणविक बल प्रबल होने का कारण यही है कि इनका आकार निश्चित होगा। और दूसरा, द्रव जो है इसका आकार अनिश्चित होने का कारण ये है कि इनके अणुओं के बीच में क्या खाली स्थान है, और जो अंतराणविक बल है वो थोड़ा कमजोर है, दुर्बल है। इसीलिए इनके अणु क्या होंगे? ये यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, ये यहाँ से उठ के यहाँ जा सकता है, यहाँ से उठ के यहाँ, तो ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। तो आकार अनिश्चितता होगी। जैसे कि पानी को ले लिया जाए तो पानी को हम क्या करते हैं? जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन अगर हम मार्कर को कहीं भी रखें तो मार्कर यही का यही रहेगा ना, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। ये तो होगा नहीं कि यहाँ से टूट करके आधा हो जाएगा, मार्कर पूरा का पूरा रहेगा। तो ठोस का जो आकार होगा वो निश्चित होगा, और जो द्रव है, पानी है, उसका आकार अनिश्चित होगा। क्योंकि जिस बर्तन में रखेंगे पानी को वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। दोस्तों समझे, फोकस करें। क्या होता है? ठोस जिस भी जगह रखा जाएगा इसका आकार निश्चित होगा। पानी को जिस आकार में जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। वैसे ही गैस के साथ होता है। आप गैस को चाहे जैसे रखो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर परफ्यूम का बॉटल लीजिए तो परफ्यूम एक छोटे डब्बे के अंदर होता है, उसको खोला जाए तो पूरे कमरे में हो जाता है, फिर कमरे से धीरे 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 एक दूसरे कमरे में जाते जाते पूरा फैल जाता है। वो अनिश्चितता होता है, उसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात आपकी आती है कि आयतन की। आयतन की चर्चा करेंगे। अब आयतन कैसा होता है? किसका? ठोस का आयतन। आयतन और द्रव का आयतन और हमारे गैस का आयतन। ठीक है दोस्तों, आयतन की बात हो रही है। ठोस, द्रव और गैस का आयतन कैसा होता है? तो ठोस का आयतन निश्चित ही होता है। ये इसका आयतन निश्चित ही होगा, अनिश्चित नहीं होगा। और द्रव का आयतन निश्चित पाया जाएगा, जबकि आकार अनिश्चित पाई गई थी। आकार अनिश्चित पाया गया था लेकिन आयतन निश्चित पाया जाएगा। किसका? द्रव का। गैस का आकार भी अनिश्चित था और आयतन भी अनिश्चित रहेगा। अनिश्चित रहेगा। किसका? गैस का आयतन भी अनिश्चित है, आकार भी अनिश्चित है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। ठोस का आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ये क्यों होता है? आयतन का तात्पर्य था ठोस की अपेक्षा में द्रव भार का है कि भार कितना होगा। मार्कर हमने कहा मार्कर जितना वेट का रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे जैसे रखें ये सेम रहेगा। इसका आकार भी निश्चित रहेगा, आयतन भी निश्चित है, चाहे जहाँ भी रखें। लेकिन पानी को क्या होगा? इसका आयतन निश्चित होगा। 1 लीटर पानी को अगर बॉटल में रखे उसका आकार लेगा, बाल्टी में रखे उसका आकार, जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन 1 ही लीटर होगा, पानी 1 ही लीटर होगा। दोस्तों समझे क्या कहा जा रहा है? कि उसका आयतन जो होगा, लीटर जो होगा वो 1 होगा, बस आकार में परिवर्तन होगा। किसका? द्रव का, पानी का। जिस बर्तन में रखे आप उसी का आकार ग्रहण कर लेता है ना, आप समझे। उसके बाद से जो गैस है इसका ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वरूप बदलता रहता है। इसमें अंतराणविक बलों की सहयोग नहीं हो पाता है। इनके अंदर अंतराणविक बल एकदम कमजोर होते हैं, इसीलिए इनके जो अणु हैं ये स्वतंत्र अवस्था में गमन करने की ओर होते हैं। मतलब स्वतंत्र मतलब ये नहीं कि एकदम मुक्त अवस्था में होते हैं, मतलब एक दूसरे से ये क्या होते हैं? एकदम दुर्बल
आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, ये भागते हुए प्रतीत होते हैं। ये एकदम दूरी दूरी पे होते हैं, इसलिए इनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्लियर? ये हो गया हमारा भौतिक पदार्थ, किसका, पदार्थ का पहला हिस्सा। अब दूसरा हमारा आता है रासायनिक पदार्थ। दूसरा क्या आता है, रासायनिक पदार्थ। अब रासायनिक पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। रासायनिक पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रासायनिक पदार्थ हमारा क्या होता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक पदार्थ हमारा क्या होता है। रासायनिक पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, शुद्ध द्रव, शुद्ध पदार्थ लिखते हैं, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण। दूसरा क्या है, मिश्रण। दूसरा हमारा है मिश्रण। दूसरा हमारा मिश्रण, मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर मैटर और मिश्रण का मतलब मिक्सचर। रासायनिक पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक बात और बता दें, जो पदार्थ है उसको सबसे पहले आधुनिक युग में जॉन डाल्टन ही ऐसे रसायनज्ञ थे जिन्होंने द्रव्य के बारे में अपना तर्क वितर्क दिया था। तर्क वितर्क का मतलब ये होता है उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग में अगर कोई साइंटिस्ट था, सबसे पहले किसी ने पदार्थ के बारे में चर्चा की थी या तर्क वितर्क दिया था, तो वो जॉन डाल्टन ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पदार्थ और द्रव्य के बारे में चर्चा की थी। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे कि जो हमारा रासायनिक पदार्थ है वो दो हिस्सों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ अब क्या होता है, तो शुद्ध पदार्थ वो होता है जो एक ही प्रकार के पदार्थ या अभिकर्मक का बना होता है। किसका होता है, एक ही प्रकार के, किसका, एक ही प्रकार का, लिखेंगे एक ही प्रकार का पदार्थ, पदार्थ या अभिकर्मक, अभिकर्मक, एक ही प्रकार का पदार्थ या अभिकर्मक होता है। ठीक है, एक ही प्रकार का पदार्थ या अभिकर्मक होगा किसमें, शुद्ध द्रव में, शुद्ध पदार्थ में। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रण जो होता है, मिश्रण में एक ही प्रकार का पदार्थ नहीं होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे। यहाँ लिख देते हैं, मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकर्मक, अभिकर्मक जिसको हम लोग पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, सबस्टेंस, 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 अभिकर्मक का तात्पर्य यहाँ सबस्टेंस है। ये दो या दो से अधिक अभिकर्मक या सबस्टेंस से मिलकर बनता है, जबकि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बनता है, एक ही प्रकार के सबस्टेंस से मिलकर बनता है। कौन, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो वो दो हिस्सा कौन कौन सा है, तो शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांट दिया गया है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। कौन सा, तत्व, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक में बांट दिया गया है। किसको, शुद्ध पदार्थ को। दोस्तों याद करते चलना है, एकदम आसान कर देंगे टॉपिक, एकदम आसान, एकदम मज़े वाला रहेगा। कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं, मैं देखने से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हमको तत्व और यौगिक के बारे में जानना है कि तत्व और यौगिक क्या होता है। शुद्ध पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है, जो तत्व होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है। तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु, तत्व में क्या होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, और यौगिक में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु होंगे। इस यौगिक में क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के होंगे, किसके, विभिन्न, विभिन्न प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में। ठीक है, अनुपात में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, संयोग करते हैं।
मतलब मिलते हैं। यौगिक में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के परमाणु लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं और फिर यौगिक बनाते हैं। और तत्व क्या होता है, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणु का बना होता है, अलग अलग परमाणु नहीं, एक ही प्रकार के परमाणु का बना हुआ। एग्जाम्पल के रूप में तत्व के लिए बता दें कि तत्व में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऐसे सब यौगिक आते हैं, या H2 हो गया, O2 हो गया, या N2 हो गया, ऐसे सारे के सारे यौगिक आते रहते हैं। किसमें, हमारे तत्व में। ठीक है, तो तत्व के बारे में अब चर्चा करेंगे कि तत्व क्या है। तो तत्व हम ये देखेंगे कि आपको हमने बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु, और आपको लगता होगा सर यहाँ पे 2 कर दिए हैं, तो बाबू भैया ये बता दें कि जो H2 है वो H2 है, वो H प्लस H के ही मिलने से H2 बना है, तो ये परमाणु एक ही है ना। आप देखो ये परमाणु एक ही तो है, एक ही प्रकार का है ना। हमने क्या कहा कि एक ही प्रकार के परमाणु, H और H एक ही प्रकार का है, यही तो मिला है तो H2 बना है। तो इसीलिए हमने कहा एक ही प्रकार के परमाणु, और शुद्ध में हमने भी कहा है कि एक ही प्रकार का पदार्थ या अभिकर्मक। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, किसका, तत्व का। क्लियर। अब आते हैं यौगिक का। तो यौगिक में एग्जाम्पल के रूप में हम आपके सामने रख देते हैं बिस्मिथ को जल को रख देते हैं H2O। अब आप ये कहोगे कि सर आपने यहाँ ये बताया, सर आपने ये बताया कि जो होता है, एक मिनट, ठीक, थोड़ा सा हिल गया था कैमरा माइक की वजह से। तो हमने ये बताया कि आप देखें, हमने ये बताया कि यहाँ पे हमने बताया कि एक ही प्रकार के परमाणु, तो यहाँ हमने बता दिया एक ही प्रकार के लेकिन आप सोचोगे H2O तो अलग अलग परमाणु है। H2O क्या अलग अलग है, H अलग है, O अलग है, ये परमाणु भी अलग है और पदार्थ भी अलग है। लेकिन आप ध्यान दो, यौगिक में क्या कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, तो H2O का अनुपात निकाला जाएगा। तो दो संबंध एक होगा, इनके अणुओं के आधार पे, अगर इनके भार के आधार पे निकाला जाएगा तो भार क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16, परमाणु क्रमांक 8 और भार 16। तो इसका अगर सरलीकरण अनुपात निकाला जाएगा तो कितना होगा, 1 संबंधे 8 होगा, 1 संबंधे 8 होगा। तो ये देखोगे एक निश्चित अनुपात में ही तो है। अब ये हमको जानना है कि ये एक यौगिक है और ये पदार्थ है। हमने पदार्थ में कहा कि एक ही प्रकार का पदार्थ होगा। तो आप देखो ध्यान से, मान लो कि एक कंटेनर लिया जाए, एक कोई पात्र लिया जाए, एक कोई बर्तन लिया जाए, तो उसमें अगर H2O रखा जाए तो H2O के अणु भर भर के होंगे ना। H2O तो पूरा का पूरा H2O ही होगा, पूरा का पूरा तो H2O ही होगा, अलग तो कोई होगा ही नहीं। केवल H2O के ही तो यौगिक होंगे, H2O ही तो होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं, H2O ही होगा ना। तो इसीलिए हमने कहा है कि एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे, H2O के अणु भर भर के उसमें होंगे ना, दूसरा कोई तो होगा नहीं। तो इसीलिए एक ही प्रकार का पदार्थ होगा, जबकि ये यौगिक है तो इसीलिए H2O है। यौगिक क्या होता है, एक या एक के अधिक अणुओं या परमाणु के मिलने से यौगिक बनता है। तो ये यौगिक है, ये तत्व है। तो तत्व एक प्रकार के परमाणु से बनता है, जबकि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलता है। लेकिन होते क्या हैं, वो एक ही प्रकार के पदार्थ या अभिकर्मक या सबस्टेंस कहलाते हैं, किसके, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे मिश्रण को। मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का क्या होता है मिश्रण हमारा 2 प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। मिश्रण 2 प्रकार का होगा, उसको देखेंगे कि मिश्रण में क्या होता है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। मिश्रण को 2 हिस्सों में, एक समांगी मिश्रण और दूसरा बांटा गया है विषमांगी मिश्रण के रूप में बांटा गया है। किसको, मिश्रण को 2 हिस्सों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है कि समांगी मिश्रण में सभी अवयव जो होते हैं, जो सभी कण होते हैं, वो पूर्ण रूप से मिश्रण में एक समान होते हैं। ये समांगी में क्या होता है, एक समान होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होता है कि सभी अवयवों का पूर्ण, लिखेंगे कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण, हिल जा रहा है,
अब देखेंगे कि ये कह रहा है क्या कि सभी अवयवों का क्या होता है, पूर्ण मिश्रण होता है। सभी अवयवों का क्या होता है कि पूर्ण मिश्रण होता है। सभी अवयवों का क्या होता है, पूर्ण मिश्रण। सभी अवयवों का क्या होता है, पूर्ण मिश्रण क्या होता है, एक समान होता है। सभी अवयवों का मिश्रण में जो होता है, मिश्रण में एक समान होता है, एक समान होगा, एक समान होगा। सभी अवयवों का मिश्रण क्या होगा, जो मिश्रण होगा वो एक समान होगा। सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण एक समान होगा, किसमें, समांगी मिश्रण में। समांगी मिश्रण में क्या होगा कि जितने भी अवयव होंगे वो पूर्ण रूप से मिश्रण में एक समान होंगे, अलग नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे क्या कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का, यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, चीनी लिखेंगे, चीनी प्लस पानी, इसका जो मिश्रण बनेगा वो समांगी। चीनी और पानी का आप विलयन बनाइए, घोल बनाइए, क्या होता है वो, उसको घोल बना करके जब हम टेस्ट करते हैं तो चाहे हम ऊपर से टेस्ट करें, नीचे से टेस्ट करें, बीच में से कहीं से भी उसको पिएंगे तो वो मीठा ही लगेगा, एक समान ही लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाला अलग लगेगा, बीच वाला अलग लगेगा, नीचे वाला कुछ और लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो हमको पूरी की पूरी गिलास की कहीं से भी उसको अगर निकाल के टेस्ट करेंगे तो वो एक समान लगेगा। इसीलिए कहा है कि समांगी मिश्रण होता है कौन, चीनी और पानी। इसका एग्जाम्पल है कि सभी अवयवों का मिश्रण जो होता है वो एक समान होता है। सभी जो कण होंगे उनका पूर्ण रूप से मिश्रण में एक समान संख्याएं होंगी, एक बराबर होगा, कहीं से भी टेस्ट कीजिए वो एक समान लगेगा, वो हमारा समांगी मिश्रण। इसके बाद से आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, अवयव मिश्रण में एक समान उपस्थित नहीं होते हैं। विषमांगी में क्या होता है कि अवयव लिखेंगे, अवयव मिश्रण में एक समान नहीं, ठीक है, अवयव मिश्रण में एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। किसमें, विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि अवयव जो होता है उसका मिश्रण में एक समान योग्य नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मान लीजिए कि मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण। दूसरा हम लिख सकते हैं कि नमक प्लस चीनी का मिश्रण। अगर इनका मिश्रण तैयार किया जाए, मिट्टी पानी का या चीनी और नमक का, तो विषमांगी मिश्रण का अर्थ यह है कि अवयव मिश्रण में एक समान नहीं हो। इनका मिश्रण आप घोल के टेस्ट कीजिए, ऊपर वाला कुछ और लगेगा, बीच वाला कुछ और लगेगा और नीचे वाला कुछ और लगेगा, इनका स्वाद अलग अलग आएगा। इसीलिए इसको विषमांगी मिश्रण कहा गया। मिश्रण की श्रेणी को दो हिस्सों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। तो समांगी मिश्रण वो होता है जिनका मिश्रण एक समान हो, पूरी की पूरी अवस्था में एक समान हो। और मिश्रण क्या होता है कि जिनका जो अवयव हो वो पूरी की पूरी अवस्था में एक समान नहीं हो, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्लियर, हमने आपको पूरी की पूरी क्या की, पदार्थ की संरचना को समझाने की कोशिश की। एक चीज और आपको बता दें कि जो तत्व होता है, तत्व जो होता है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। तत्व को तीन हिस्सों में बांटा गया है। तत्व को यहाँ देखेंगे कि जो तत्व होता है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है। तत्व को तीन हिस्सों में बांटा गया है, धातु, उपधातु और अधातु। धातु, उपधातु, अधातु, किसको, तत्व को बांटा गया है तीन हिस्सों में। धातु में क्या होगा, जैसे आपका लोहा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। उपधातु में आपका जर्मेनियम और अधातु में आपका कार्बन। अधातु में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन। धातु क्या होता है, तत्व के रूप में धातु, उपधातु, अधातु। तो तत्व क्या होता है, तत्व वो होता है जिसमें चमक पाई जाती है, एक धात्विक चमक पाई जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और धातु कहलाता है जिसमें धात्विक चमक पाई जाएगी, वो धातु कहलाएगा। अधातु क्या कहलाएगा, जिसमें चमक नहीं पाई जाएगी या चमक रहित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जिनमें कोई चमक नहीं पाई जाती, कार्बन में किसी प्रकार का चमक नहीं पाया जाता, लेकिन लोहा, सोना, चांदी में देखिए वो कितना चमकता है। उपधातु क्या होता है, जो इनके दोनों को गुणों को दर्शाता है, जो
धातु के भी गुण को दर्शाए और जो अधातु के भी गुण को दर्शाए उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। जो दोनों का गुण दर्शाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और धातु क्या कहलाता है, जिसमें धातु चमक पाई जाती है। अधातु कौन कहलाता है, जिसमें धातु चमक नहीं पाई जाती या चमक रहित होता है, वो हमारा अधातु कहलाता है। और उपधातु कौन कहलाता है, जिसमें के दोनों का गुण पाया जाता है, धातु का भी और अधातु का भी। क्लियर। तत्व को 3 रूपों में, धातु, उपधातु और अधातु। अब एक लास्ट टॉपिक आता है यौगिक। यौगिक को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ देखेंगे कि जो यौगिक है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। यौगिक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका चीनी, कार्बनिक का एग्जाम्पल चीनी, अकार्बनिक का नमक। कार्बनिक का चीनी और अकार्बनिक का नमक। यौगिक को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तत्व को 3 हिस्सों में, धातु, उपधातु और अधातु में बांटा गया है। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो कार्बनिक वह होता है जो जीवित स्रोतों से, जीव जंतु, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और उनको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है या संश्लेषित किया जाता है। प्रयोगशाला में उसको कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कार्बनिक कहलाता है। जिसमें कि चीनी है, चीनी को कैसे बनाया जाता है, गन्ने से क्या किया जाता है, जो इसका शुगर केन होता है उसको क्या किया जाता है, फैक्ट्री में ले जा करके उसका रस निकाल के फिर संश्लेषित करके ही, तो कृत्रिम रूप से ही तो संश्लेषित करके बनाया जाता है। उसके बाद से नमक है, वो अकार्बनिक में आता है। तो अकार्बनिक क्या होता है, जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है वो हमारा अकार्बनिक होता है। अकार्बनिक कौन है, जो हमारा निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है। जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है उसको हम लोग अकार्बनिक करते हैं। अकार्बनिक कौन कहलाता है, जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है। तो नमक क्या होता है, नमक निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होता है, वही हमारा अकार्बनिक है। ठीक है। हम लोग पूरी की पूरी हम लोगों ने इस संरचना के बारे में चर्चा की कि संरचना में हम ये देख रहे हैं, पूरी की पूरी संरचना आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है कि जो द्रव्यों का वर्गीकरण है उसको किस हिसाब से बांटा गया। पदार्थ को 2 हिस्सों में बांटा गया, भौतिक पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। फिर से क्या किया गया है, भौतिक पदार्थ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। फिर से रासायनिक पदार्थ को 2 हिस्सों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ को 2 हिस्सों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। फिर देखेंगे कि तत्व को 3 हिस्सों में बांटा गया, धातु, उपधातु, अधातु। फिर देखेंगे कि हमारा यौगिक जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद से मिश्रण की बात आती है, तो मिश्रण को हम देखेंगे कि उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है कि पूरी की पूरी जो पदार्थ है उसके बारे में, उस जो द्रव है उसका वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आपको इसके विस्तृत के बारे में चर्चा करना है और विस्तृत हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें पूरी लिखाई एकदम कलरफुल चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। ठीक है। आपको फेसबुक पेज मिलेगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।